फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्टेड विद कोलोरीमेट्री। क्या बता सकता है कोई कोलोरीमेट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? We have read about colorimetry, electrophoresis. We have read about amino acids, its classification. We have read about peptides, important and biological importance of peptides. We have read about insulin. We have read about proteins and classification of proteins, biological classification and importance of proteins. And we have read somewhat about hemoglobin, myoglobin and collagen. First of all, let me know what you have learned and what do you remember till now. Let me know what is colorimetry. हम लोगों ने colorimetry का क्या यूज किया था और क्या होता है colorimetry? It was the first topic that I took. Anyone? Amandeep? Yes, sir. What is colorimetry and what is its use? सर बेसिकली वो एक डिवाइस होता है जो आपका हीट को मेजर करता है केमिकली और फिजिकली बॉडी के अंदर, और एक प्रोसेस होता है बेसिकली। तो हम लोग क्या यूज करते हैं कोलोरीमीटर का? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन कोलोरीमेट्री इज कोलोरीमीटर. Colorimeter is not related to heat basically. You are not interpreting it properly. हम लोगों ने पढ़ा था कि colorimetry is the measurement of colored substance with the help of an instrument called colorimeter. And colorimeter is used. It is the most commonly used method or instrument in measuring biochemicals in laboratory through the help of light. Source of light, and we measure the quantity of those substances which have been colored. और कितनी क्वांटिटी है, जैसे कि हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं कोलोरीमीटर का यूज करके? हम लोग बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंट टेस्ट जो करते हैं, ब्लड में, प्लाज्मा में, सीरम में, यूरिन के ऊपर, सीएसएफ में, फॉर मेजरिंग ग्लूकोज, यूरिया का मेजरमेंट करने के लिए ब्लड में, ग्लूकोज का मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट लिवर एंजाइम्स का मेजरमेंट करने के लिए, एएसटी, एएलटी, ठीक है, यूरिक एसिड का मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने यूज किया था, और कुछ एंजाइम्स को भी हम लोग पता लगा सकते हैं थ्रू कोलोरीमीटर, और कुछ मिनरल्स को भी हम लोग पता कर सकते हैं हमारे बॉडी में, ब्लड का टेस्ट करते हैं, प्लाज्मा का टेस्ट करते हैं, यूरिन का टेस्ट करते हैं, सीएसएफ का टेस्ट करते हैं through the help of colorimeter. तो आप इंटरप्रिटेशन सही नहीं है. colorimeter is instrument जिसमें कि colorimetry का यूज करते हैं to measure the amount of colored substance. ठीक है, कितना है उसमें substance, उसको हम लोग लाइट का यूज करके हम लोग पता करते हैं कि कितना उसमें substance है, उसकी क्वांटिटी कैसे है, कितनी है. जैसे कि यूरिया का मेजरमेंट किया हम लोगों ने, क्रिएटिनिन का मेजरमेंट किया, यूरिक एसिड का मेजरमेंट किया, ग्लूकोज का मेजरमेंट किया, डिफरेंट लिवर एंजाइम्स का मेजरमेंट किया थ्रू द हेल्प ऑफ कोलोरीमीटर. कोलोरीमीटर क्या है? इंस्ट्रूमेंट जो कि कॉमनली यूज होता है बायोकेमिस्ट्री लैब्स में या डायग्नोस्टिक लैब्स में, ठीक है. दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस का हम लोगों ने यूज किया था. हम लोग उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगा के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो हम लोग उसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं. उसमें फिर क्या करते हैं, जेल वगैरह डाल के, एग्रोज जेल वगैरह डाल के मॉलिक्यूलर टेस्ट में उपयोग करते हैं उसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस का. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अमीनो एसिड्स के बारे में. अमीनो एसिड्स आप लोग को याद है कि व्हाट आर अमीनो एसिड्स एंड हाउ वाज इट क्लासिफाइड? अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. याद है, हमने पढ़ाया था अमीनो एसिड क्या होते हैं. दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, और वे आपस में मिलके क्या करते हैं, अमीनो एसिड मिलके पेप्टाइड बनाते हैं. पेप्टाइड का एक बड़ा स्ट्रक्चर मिलके फिर वो प्रोटीन बनाता है. तो अमीनो एसिड्स आर बाउंड टुगेदर बाय विद द हेल्प ऑफ पिच बॉन्ड. आपस में कौन सा बॉन्ड रहता है कि पेप्टाइड बनाते हैं? एनीवन रिमेंबर? अमीनो एसिड एक दूसरे से किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं?
to form peptides and peptones and amino proteins? Carboxylate. CONH. Yes, sir. ठीक है, that Carboxylate bond, and nitrogen. हाँ, NH group. That bond is called peptide bond. याद है? उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. फिर हम लोगों ने अमीनो एसिड्स को कैसे डिवाइड किया था? डिपेंडिंग ऑन इट्स रिक्वायरमेंट. हमारी बॉडी में कैसा रिक्वायरमेंट होता है, वेदर इट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब सोर्स क्या होना चाहिए, एज ए फूड, एज ए सप्लीमेंट के फॉर्म में हमको लेना पड़ता है, तो दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स. हम लोगों ने डिवाइड किया था एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमें हमारे फूड में नहीं मिलता है, वो बाहर से सप्लीमेंट दिया जाना चाहिए. देयर आर 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. ठीक है. प्रोटीन्स इन आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ particularly from 20 amino acids, out of which 10 are essential amino acids and 10 are non essential amino acids. जो essential amino acids होते हैं वो बाहर से हमें, हमारे बॉडी में वो उनकी सिंथेसिस नहीं होती है, तो हमें एज ए सप्लीमेंट चाहिए रहता है. दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स. फिर हम लोगों ने पढ़ा था पेप्टाइड्स के बारे में. पेप्टाइड्स के बारे में पढ़ा था और उसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं? अमीनो एसिड्स के आपस में जुड़ने से विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. और छोटे छोटे जो ऐसे अमीनो एसिड्स के बनने से जो छोटी छोटी चेन बनती है, हम उसको जैसे 10 अमीनो एसिड्स तक आपस में मिल के बन गया तो उसको ओलिगोपेप्टाइड्स भी बोलते हैं. ठीक है. छोटे छोटे चेन्स बन जाते हैं उससे. तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट अमीनो ये पेप्टाइड से हम लोग उसको बोलते हैं बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स. हमारे बॉडी में जैसे होते हैं कुछ हार्मोन्स होते हैं. ठीक है. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वेसोप्रेसिन के बारे में पढ़ा था. ठीक है. इंसुलिन के बारे में पढ़ा था. और कुछ एंटीबायोटिक्स भी होते हैं जो कि पेप्टाइड्स होते हैं. ठीक है. पेप्टाइड के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि पॉलीमिक्सिन बी है, कोलिस्टिन है, बेसिट्रासिन. दे आर बायोलॉजिकली दे आर इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स. ठीक है. तो कुछ हार्मोन्स जो है, जैसे कि हमने बताया TRH है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन. ठीक है. दे आर biologically active peptides in our body. So do you remember what is the role of insulin in our body and from where it is released? Anyone? Yes, sir. Insulin is released from which part of our body? इंसुलिन कहां से रिलीज होता है? ये एक हार्मोन होता है जो कि 51 अमीनो एसिड से बना रहता है. इसमें दो चेन्स हमने बताई थी, चेन ए एंड चेन बी. दो तरीके की चेन होती है. Chain A is made up of 21 amino acids and chain B is made up of 30 amino acids. And this insulin is a hormone which is released from which part of our body? किस organ से release? Pancreas के किस cell से release होता है? सब बीटा सेल से. बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से ये रिलीज होता है. तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है, या तो रेजिस्टेंट हो जाता है बॉडी के सेल्स हमारे इसके अगेंस्ट, तो क्या डेवलप हो जाता है? कौन सी बीमारी डेवलप हो जाती है? डायबिटीज. डायबिटीज. ओके, वेरी गुड. डायबिटीज को फिर हम लोगों ने डिवाइड किया था टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 1 डायबिटीज कैसे होता है? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ और द नॉन रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस. और टाइप 2 डायबिटीज कैसे डेवलप होती है? मेजर कारण क्या होता है? Because of development of resistance of body cells for insulin. ठीक है. तो दो तरीके की हमने डायबिटीज बताई थी. फिर हम लोगों ने डायग्नोसिस के बारे में बात किया था कि ग्लाइकोसाइलेटेड HbA1c हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि फॉर द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एंड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल हम लोगों ने क्या मेजर करते हैं? HbA1c. ठीक है. उसके एसिटाइलेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है. फिर ये हो गया इंसुलिन. इंसुलिन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन्स के बारे में. प्रोटीन्स के बारे में क्या पढ़ा था? व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? It's a group of amino acids and it's a building block of life. बिल्डिंग ब्लॉक.
ठीक है, टिश्यूज हमारे बॉडी में जितने टिश्यूज होते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ढेर सारे हमने बताया था कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होते हैं। और कैसे बनता है प्रोटीन? प्रोटीन क्या होता है, पहले अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू वो बना है, पेप्टाइड बना है। पेप्टाइड्स आपस में मान लो मिलके क्या बना है, ऑलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बन गया, फिर बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया जिसको कि हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। ठीक, प्रोटीन्स आर बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। फिर हम लोगों ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि हम लोग कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग ऑन उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के और डिपेंडिंग ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी, ऐसे भी डिवाइड किया था। ठीक है, फिर हम लोग उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा, मायोग्लोबिन और कोलेजन के बारे में आज हम लोग देखते हैं। हम लोग शुरू करेंगे हीमोग्लोबिन के रिवीजन से। ठीक है, हीमोग्लोबिन, आर द स्लाइड्स विजिबल? नो सर। स्लाइड्स विजिबल, ओके। Now slides are visible? नो सर, नाउ इट्स विजिबल। ओके, हम लोगों ने पढ़ा है हीमोग्लोबिन के बारे में, मायोग्लोबिन और कोलेजन के बारे में आगे पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ हीमोग्लोबिन। हम लोगों ने अभी तक हीमोग्लोबिन के बारे में क्या पढ़ा है? हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसमें हमने बताया था कि ये दो तरीके से मेजर हम लोग डिवाइड करते हैं। जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है। एवरीबॉडी रिमेंबर्स, आई थिंक दिस मच एवरीबॉडी शुड रिमेंबर। हम लोगों ने बात किया था कि हीमोग्लोबिन में जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसको HbA बोलते हैं, जिसमें 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। एंड दिस हीमोग्लोबिन forms 97% of the total hemoglobin in adults। मतलब मेजर नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 97% तक लगभग HbA हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें कि 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है। जबकि फीटल हीमोग्लोबिन में किस तरीके की हीमोग्लोबिन होती है, जिसको बोलते हैं अल्फा 2 एंड गामा 2, 4 चेन्स इसमें भी होती है, लेकिन इसमें जो बीटा चेन इज रिप्लेस बाई, इसमें क्या होता है, गामा चेन। उसको बोलते हैं हम लोग इस हीमोग्लोबिन विच इज फाउंड इन मेजॉरिटी इन fetus, it is called HbF and it consists of 2 alpha and 2 gamma chains। एडल्ट हीमोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन में हम लोगों ने अंतर पाया था कि फीटल हीमोग्लोबिन का एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज हायर एज कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो एडल्ट हीमोग्लोबिन जिसमें मेजॉरिटी में क्या होता है, 97% केसेस में क्या होता है, एडल्ट्स में HbA पाया जाता है, जिसमें 2 अल्फा चेन होंगी और 2 बीटा चेन होंगी। फीटल हीमोग्लोबिन अल्फा 2 और गामा 2, 2 चेन्स होंगी। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन में हम लोगों ने बात किया था, एक आयरन जो होता है किस फॉर्म में होता है, हेमी में Fe+2 के फॉर्म में होता है, एंड इट इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेगा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। और हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है, टू बाइंड ऑक्सीजन। लंग्स में क्या करेगा, हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, वो ऑक्सीजन से बाइंड करता है और एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। हम लोगों ने पढ़ा था ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन, जो कि एक एसेंशियल गैस है फॉर रेस्पिरेटरी पर्पसेस के लिए, हमारे एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो जाती है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कौन बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन का हेमी पार्ट, which in which iron is present in Fe+2 form। ठीक है, and it binds to 4 oxygen molecules। जबकि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मायोग्लोबिन में भी हेमी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, that can bind to
1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन का जो हेमी होता है दैट कैन बाइंड टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि एम्ब्रियो में वी हैव लर्नड दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो, फीटस एंड इन्फेंट। पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था। एनीवन रिमेंबर्स? अमनदीप, Yes, sir. do you remember what is Yes, the sir. difference between embryo? 100%. Sir, Okay, 100% I remember. okay. Okay, I think all other students must also remember एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या होता है, फीटस क्या होता है, और इन्फेंट हम कब बोलते हैं, ठीक है, एवरीबॉडी शुड रिमेंबर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन इज डिफरेंट देन फीटल हीमोग्लोबिन इज समवॉट डिफरेंट देन एडल्ट हीमोग्लोबिन इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स अल्फा एंड बीटा चेन्स। जो एडल्ट्स में क्या होगा, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है, जबकि फीटस में हम लोगों ने देखा वो किस फॉर्म में होती है, फीटस में हम लोगों ने क्या देखा, 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स होती है, ठीक है। और एम्ब्रियो में यही हीमोग्लोबिन गोवर 1 और पोर्टलैंड गोवर 2, हीमोग्लोबिन गोवर 2 बोलते हैं, उसमें चेन्स अलग अलग हो जाती है, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा था P50 के बारे में। P50 क्या होता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट हाफ सैचुरेट्स हीमोग्लोबिन। ऐसा पार्शियल प्रेशर, इतना पार्शियल प्रेशर जो कि हीमोग्लोबिन को हाफ सैचुरेट करता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एडल्ट हीमोग्लोबिन में 26 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है, जबकि ये फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 20 मिलीमीटर ऑफ Hg। एंड फीटल हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज हायर एज कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। मतलब ऑक्सीजन की बाइंड करने की कैपेसिटी फीटल हीमोग्लोबिन में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। बाइंड करने की कैपेसिटी समझ रहे हो, एफिनिटी क्या है, वो स्ट्रांगली बाइंड करेगा एज कंपेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। फिर हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीजन का, हीमोग्लोबिन का क्या काम हुआ, इट एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड इट इज ए टेट्रामर। After releasing oxygen at the tissues, hemoglobin transferred carbon dioxide and protons to the lungs. 15% of the carbon dioxide in venous blood and remaining in the form of carbonic acid. ये हम लोगों ने ग्राफ के बारे में पिछली बार डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है जो 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है एडल्ट्स में हम लोगों ने देखा था हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जो 4 चेन होती है जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है। ये देखिए लगभग, ये देखिए मेजॉरिटी इसमें क्या हो जाती है, एडल्ट्स में क्या देखेंगे, आफ्टर बर्थ फीटस में क्या होता है, थोड़ा बहुत फीटल हीमोग्लोबिन होगा, लेकिन वो लगभग 6 महीने बाद क्या होता है, पूरी तरीके से कन्वर्ट होने लगता है एडल्ट हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या होता है, फीटल हीमोग्लोबिन भी होगा और एडल्ट हीमोग्लोबिन भी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है, लेकिन 6 महीने बाद लगभग वो फीटल हीमोग्लोबिन लगभग खत्म सा हो जाता है और वो एडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोगों ने देखा कि एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है, जबकि फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 गामा चेन होती है। हम लोगों ने 2,3 बीपीजी के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। ये क्या करता है, 2,3 बीपीजी क्या करता है, ये ऑक्सीजन को रिलीज कराने का काम करता है, ठीक है, एट द टिश्यू लेवल। तो हम लोगों ने यह भी देखा था कि हाई एल्टीट्यूड पे, जब ऊंचाई पे जाते हैं तो एक एडेप्टिव फिनोमिना डेवलप हो जाता है हमारे शरीर में। वो क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में क्या होगा, नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे हम लोग अडेप्ट कर जाते हैं टू सर्वाइव एट हाई एल्टीट्यूड। कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, बढ़ जाता है। बीपीजी हम लोग देखते हैं कि वो भी बढ़ गया। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो गया, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में क्या हुआ, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स बढ़ गए, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारे शरीर में बीपीजी का
कंसंट्रेशन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, इट मे बी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड और विटामिन B12, या तो दूसरा कारण क्या हो सकता है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाए, जिसमें कि दैट मे बी बिकॉज ऑफ आयरन, आयरन की कमी के कारण भी एनीमिया हो सकता है। तो एनीमिया दो तरीके से हो सकता है, या तो विटामिन फोलिक एसिड की कमी हो जाए, विटामिन B12 की कमी हो जाए, या तो हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए, तो दैट विल लीड टू एनीमिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में, HbA1c। तो इट इज प्रेजेंट about normally it is 5% in our body and proportionate to blood glucose concentration, मतलब ये किस मात्रा में है हमारे शरीर में, that is proportionate to the blood glucose concentration and it reflects the mean blood glucose concentration over the preceding 6 to 8 weeks, मतलब लगभग कह लीजिए कि 3 महीने का हमें एवरेज बता देता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की क्या स्थिति रही है। तो it is important in the management of diabetes, whether we are managing diabetes properly or not, it can be monitored with the help of HbA1c in the blood। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट हीमोग्लोबिनोपैथीज एंड थैलेसीमिया के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि HbA इज एडल्ट हीमोग्लोबिन, HbS सिकल सेल एनीमिया वाला, और HbC 3 तरीके के हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था। सिकल सेल एनीमिया एवरीबॉडी रिमेंबर्स और नॉट, जिसमें आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, सिकल सेल की तरह, सिकल की तरह हो जाता है, हसुआ जिसको बोलते हैं। तो थैलेसीमिया भी हम लोगों ने देखा था 2 तरीके का, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया, और उसको हम लोग मेजर और माइनर 2 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन के चेन की जो 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है, उसके सिंथेसिस में कुछ डिफेक्ट आता है, तो हम लोग उसको थैलेसीमिया का नाम देते हैं। इसको 2 मेजर तरीके से बांटा गया है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ये है सिकल सेल, ये आरबीसी है, नॉर्मल आरबीसी, ये है सिकल सेल आरबीसी। ठीक है, इसमें कैसा हो जाता है, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमारे ब्लड बॉडी में कम हो जा रहा है, तो या स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जा रही है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया, ठीक है, तो आरबीसी क्या होगी, ये सिकल शेप्ड हो जाएगी, और दिस हैज हाई कैपेसिटी, हाई एफिनिटी टू बाइंड विद द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकती है, क्योंकि इसकी एफिनिटी टू बाइंड विद, ये ब्लॉक कर देगी ब्लड वेसल्स को, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होंगे, कैपिलरीज होंगी, उसको क्या कर सकती है, ब्लॉक भी कर सकती है इस तरीके से। ठीक है, फिर हम लोग आज पढ़ेंगे मायोग्लोबिन के बारे में। मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इट इज ऑल्सो ए फाइब्रस प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन बेसिकली, फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, ये हमारे मसल्स में पाई जाती है मायोग्लोबिन, और इट इज ए मोनोमर मेड अप ऑफ 1 ग्लोबिन चेन and it has tertiary structure and it has the function of storing oxygen। मायोग्लोबिन क्या करता है, it binds with oxygen and it has 1 hemi group and binds with 1 oxygen molecule। हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि that has the capacity to bind with 4 oxygen molecules, जबकि मायोग्लोबिन में जो हेमी होता है, it has the capacity to bind with 1 oxygen molecule। मायोग्लोबिन का हेमी है 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, जबकि हीमोग्लोबिन का 4 से बाइंड करता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है मायोग्लोबिन का, टू स्टोर ऑक्सीजन। अब मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो मायोग्लोबिन क्या होता है, इट इज ए मोनोमरिक प्रोटीन। ठीक है, इट इज ए मोनोमरिक प्रोटीन दैट हैज 153 अमीनो एसिड्स, it has 8 alpha helices, and myoglobin is made up of hemi group which contains iron and globin protein। It has a linear chain of amino acids and it has globular structure। globular structure क्या होता है, globular structure क्या होता है, spherical होता है बेसिकली ये। ठीक है, spherical होता है। एंड मायोग्लोबिन और जितने ग्लोबुलर प्रोटीन से हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था
कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर वाटर सॉल्युबल और स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। तो मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, टू स्टोर ऑक्सीजन। इट इज रिच इन अल्फा हेलिक्स एंड इट हैज 153 अमीनो एसिड रेसिड्यू। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज अराउंड 17,000। इसका सरफेस क्या होता है, पोलर होता है। मायोग्लोबिन का क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या है, एक जो प्रोटीन है वो कैसी होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है और पोलर होता है इसका सरफेस। इंटीरियर इसका क्या करता है, इसमें नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे ल्यूसीन, वैलिन और फिनाइलएलनिन। तो दिस इज द मॉडल ऑफ मायोग्लोबिन। दिस इज द मॉडल ऑफ मायोग्लोबिन। It is a globular protein, somewhat spherical and soluble in water. अब ये हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन हैव रिलेटेड बट डिफरेंट रोल्स इन द बॉडी। क्या क्या डिफरेंट रोल होता है? हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स, जबकि मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, मसल सेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन फाउंड इन रेड ब्लड cells, मायोग्लोबिन is found in muscle cells. Hemoglobin promotes diffusion of oxygen throughout the body, binds oxygen at lungs, releases at tissue level. हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के डिफ्यूजन में ऑक्सीजन को एक तरीके, इट एक्ट्स एज ए, हीमोग्लोबिन एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन एट लंग्स एंड रिलीजेस ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल। जबकि मायोग्लोबिन क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड इन मसल सेल्स and it promotes diffusion of oxygen into and throughout muscle cells. ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है और ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है कि ये आरबीसी में पाया जाता है, जबकि मायोग्लोबिन क्या होता है, ये ऐसे ट्रेवल नहीं करता है, मतलब हमारे मसल सेल्स में प्रेजेंट है, जबकि हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह एक्ट करता है, वो ट्रेवल करता है एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, आरबीसी में पाया जाता है। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाइंड किया, ऑक्सीजन से बाइंड किया लंग्स लेवल पे और रिलीज कर दिया उसको टिश्यू लेवल पे। जबकि मायोग्लोबिन क्या होता है, दैट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन द मसल सेल्स और ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा। हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, जबकि मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, इसमें जो हेमी होता है वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। दिस इज द पिक्चर शोइंग the differences between myoglobin and hemoglobin at, मतलब स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इसका शो कर रहा है। मायोग्लोबिन में क्या होता है, एक सब यूनिट होता है, जबकि हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, 4 सब यूनिट्स होते हैं। मायोग्लोबिन में एक हेमी ग्रुप होता है, जबकि हीमोग्लोबिन में क्या होंगे, 4 हेमी ग्रुप्स होते हैं। दैट्स व्हाई मायोग्लोबिन बाइंड्स विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, वेयर एज हीमोग्लोबिन में 4 क्योंकि हेमी ग्रुप होता है, that's why it binds with 4 oxygen. It has capacity to bind with 4 oxygen molecules. So this is the structural difference between myoglobin and hemoglobin. Myoglobin कहाँ पाया गया, मसल सेल्स में पाया गया। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया गया, आरबीसी में पाया गया। ठीक है, तो ये क्या, हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, एक्ट्स एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह एक्ट कर रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कोलेजन के बारे में पढ़ेंगे। एनीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट इज कोलेजन? एनीबॉडी रिमेंबर्स? हमने जब प्रोटीन की क्लास ली थी तो उसमें बताया था ना कि एक फाइब्रस प्रोटीन है। एनीवन? एवरीबॉडी इज लिसनिंग और नॉट? यस सर। You only respond, all others? Okay, collagen is a fibrous protein. It is the most abundant of the fibrous protein. ठीक है, ये एक फाइब्रस प्रोटीन होता है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन। जितने फाइब्रस प्रोटीन होते हैं उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है, कोलेजन पाया जाता है। 25% ऑफ द प्रोटीन मास इन द बॉडी। इट, ये क्या काम करता है, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्किन। इट प्रोवाइड्स, कोलेजन प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्किन। हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने
ये कोलेजन क्या होता है, इट इज स्ट्रेचेबल। इसमें क्या कैपेसिटी होती है कि इट कैन बी स्ट्रेच्ड। ये एक फाइब्रस प्रोटीन होता है, इसके जो चेन्स होते हैं पैरेलल पाए जाते हैं, लंबे लंबे चेन्स होते हैं, आपस में सल्फाइड बॉन्ड्स से जुड़े रहते हैं, और ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, दैट कैन बी स्ट्रेच्ड, स्ट्रेचेबल होता है। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कोलेजन, कोलेजन प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्किन। ये कहाँ पाया जाता है, बोन्स और टीथ में भी पाया जाता है। इलोंगेट, ये एक इलोंगेटेड प्रोटीन होती है एंड हैज रिपीटेटिव अमीनो एसिड सीक्वेंस। इट हैज रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पढ़े, के बारे में पढ़ा था, कितने तरीके के स्ट्रक्चर पढ़े थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एनीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, अमीनो एसिड्स की एक लीनियर चेन होती है जिसमें अमीनो एसिड्स आर बाउंड टुगेदर बाय विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। ठीक है, उसमें और बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर पढ़े थे, हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या था, इज अ लीनियर चेन ऑफ amino acids in which the amino acids are bound together with the help of peptide bonds. तो ये कोलेजन क्या है, एक फाइब्रस प्रोटीन है, ये सबसे ज्यादा abundant फाइब्रस प्रोटीन हमारे बॉडी में। इट प्रोवाइड्स, कोलेजन प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्किन। इट इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। इट इज एन elongated protein and it has a repetitive amino acid sequence. ये एग्जांपल है, कोलेजन क्या है, ये पिछले स्लाइड्स में हम लोग हमने इसमें से लिया है कि कोलेजन क्या है। कोलेजन के बारे में हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि कोलेजन इज अ फाइब्रस प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स हैव अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जबकि हम लोगों ने ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था, वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है और वाटर सॉल्युबल होता है। जबकि फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, जैसे कोलेजन क्या है, वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। दीज आर मेड अप ऑफ, फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं, एग्जांपल जिसका कोलेजन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन दैट आर अरेंज्ड पैरेलल टू एक्सिस एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। दे कैन बी स्ट्रेच्ड एंड कॉन्ट्रैक्टेड लाइक थ्रेड। मतलब ये फाइब्रस प्रोटीन्स में क्या कैपेबिलिटी होती है कि दैट कैन बी, these proteins can be stretched and contracted. एग्जाम्पल इसका कोलेजन एंड केराटिन के बारे में हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे हम लोग कोलेजन के बारे में देख रहे हैं। तो कोलेजन क्या हुआ है, फाइब्रस प्रोटीन है जो कि स्ट्रेचेबल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस इज अ पिक्चर शोइंग, ये क्या है, देखो कोलेजन में क्या इस तरीके से होता है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस इस तरीके से होता है। ठीक है, ये क्या कहेंगे इसको, लीनियर जो है, ये लीनियर चेन हो गई ना अमीनो एसिड्स की। दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। उसमें क्या हुआ, सभी अमीनो एसिड्स आपस में एक चेन्स में जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ, ये बॉन्ड क्या हुआ, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। फिर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने दो तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। ठीक है, इसमें और बॉन्ड्स भी, देखो ये चेन तो है ही है, उसके अलावा और बॉन्ड्स भी इन्वॉल्व हो गए और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर ट्रिपल हेलिक्स, इस तरीके से ट्रिपल हेलिक्स बन जाता है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया कोलेजन। ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। तो कोलेजन क्या होता है, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोटीन में रिच होता है एंड इट हैज रिपीटेटिव ग्लाइसिन एंड XY पैटर्न, जिसमें कि Y जनरली प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोटीन। कोलेजन मैचुरेशन में देखेंगे, कोलेजन इज सिंथेसाइज्ड एज ए लार्जर प्रिकर्सर, प्रो कोलेजन के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, और दो तरीके के एंजाइम्स, प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज एंड ग्लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज इन्वॉल्व होते हैं।
जहां भी एज लग गया वो क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, तो दो एंजाइम्स, प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज एंड लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज। और कोलेजन कैसे बनता है, एज ए प्रिकर्सर प्रो कोलेजन के फॉर्म में बनता है। तो कोलेजन ट्रिपल हेलिसेस आर सिंथेसाइज्ड बाय, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्यों इन्वॉल्व होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी कोलेजन के मैच्योरेशन में अगर प्रॉब्लम आती है तो कुछ डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है बॉडी में। एग्जांपल है स्कर्वी, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी के कारण होता है, बिकॉज दिस विटामिन इज इन्वॉल्व इन प्रोलिल एंड लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम्स। तो स्कर्वी में क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स होंगे, ठीक है, स्वेलिंग जॉइंट्स होंगे, पुअर वुंड हीलिंग, वुंड जो होगा जल्दी हील नहीं करेगा। कॉपर डेफिशिएंसी के कारण भी, जिसमें कि लाइसिल ऑक्सीडेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है, वो भी कोलेजन के मैच्योरेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर जिसके कारण कोलेजन बनने में हमारे शरीर में दिक्कत हो सकती है, कोलेजन प्रॉपर तरीके से नहीं बना, और तो स्कर्वी डेवलप हो गई। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स होंगे, स्वेलिंग जॉइंट्स होंगे और पुअर वुंड हीलिंग होगी। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, जिसमें कि बोन्स क्या होते हैं, बड़े फ्रेजाइल हो जाते हैं। बोन्स क्या होंगे, बहुत फ्रेजाइल हो जाएंगे। द डिजीज इज कॉल्ड ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर जो डेवलप हो जाता है, कोलेजन के प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हुआ तो उसके कारण, उसको कहते हैं एलर्स डानलोस सिंड्रोम। इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, जिसमें क्या होगा,